हेलो फ्रेंड्स, यूनिटी एस में आपका स्वागत है। तो अभी हम आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस कर रहे हैं। इसमें 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं 12th क्लास का, और लगभग 5 चैप्टर वो बचे हैं। तो मैं पहले बताया था कि देखो 11th ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 12th बहुत कम इंपॉर्टेंट है। तो एक आध बार पढ़ के उसको चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाल सकते हो। दूसरी बात ये चीज़ याद रखना कि आप लोगों को PYQ के ओरिएंटेशन में रह के ही तैयारी करनी चाहिए, मेरा सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड हो जाएगा। ठीक है। दक्कनी चित्रकला के इतिहास को 16वीं शताब्दी के अंत से 17वीं शताब्दी के अंत तक देखा जा सकता है। जब मुगलों ने दक्कन पर आधिपत्य स्थापित किया, इस शैली का प्रभाव 19वीं शताब्दी के असफिया राजवंश की चित्रकला से लेकर प्रांतीय राजाओं के राज्य के राजाओं, नवाबों तथा हैदराबादी निजाम के अधीनस्थ कई शासकों के काल में देखने को मिलता है। दक्कनी चित्रकला शैली को लंबे समय तक इंडो पर्शियन शैली समझा जाता था। इसके उद्गम का आधार मध्य पूर्वी सफाविद फारसी तुर्की चित्रकला शैली मुगल चित्रकला शैली को माना जाता है। अभी देखो तंबूरा बजा रहे हैं सुल्तान आदिल शाह द्वितीय। कला इतिहासकारों ने दक्कनी चित्रकला शैली को एक विशिष्ट चित्रकला शैली मानते हुए भी एक स्वतंत्र चित्रकला शैली के तौर पर इसके अस्तित्व को नहीं स्वीकारा, जबकि इस चित्रकला शैली को दक्कन के कई राजाओं का संरक्षण प्राप्त हुआ है, जिनकी प्रखर राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि थी। इन राजाओं ने चित्रकारों को बहाल किया, संरक्षण प्रदान किया और उनकी कलात्मक संवेदनशीलता में वृद्धि करते हुए अपनी शासकीय आवश्यकताओं के अनुरूप चित्रण करवाया। मानव कृतियों का चित्रण और ऐतिहासिक व धार्मिक आकृतियों का चित्रांकन इस समय के कई शैलियों में दिखाई पड़ता है। इन अर्थों में मुगल चित्रकला ही सिर्फ विशेष शैली नहीं थी, इस तरह की कलात्मक सफाविद और ऑटोमन शैली में भी दिखाई देती है। इस शैली चित्रण उत्कृष्ट हुबहू चित्र के लिए मशहूर है। कलात्मक विकास विशेषतः एशियन इस्लामिक कला और मुगल कला में बड़े पैमाने पर दिखाई देता है। विंध्य पर्वत से दूर दक्षिणी भारत के पठारी क्षेत्र में 16वीं-17वीं शताब्दी में विभिन्न दक्कनी शासकों के अंतर्गत तत्कालीन क्षेत्रीय सांस्कृतिक विशेषताओं के साथ आकर्षक सशक्त चित्रकला शैली का विकास हुआ। बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर के शासकों ने चित्रकला की अति परिष्कृत विशिष्ट शैली को विकसित किया है। इस चित्रकला शैली की उद्भूत रश्मिता मधुर रंगों की तीव्रता क्षेत्रीय सौंदर्य से जुड़ी है। चित्रकारों ने घने सार्वजनिक क्षेत्रों में पढ़ने का वातावरण रचा, जिसमें सौंदर्य की सहज स्वाभाविक अभिव्यक्ति हुई है। अहमदनगर चित्रकला शैली। दक्कनी चित्रकला की शुरुआती उदाहरण अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह प्रथम के कविता संग्रह से मिलते हैं। 12 लघु चित्रकारी में अधिकांश चित्रों में युद्ध दृश्यों का चित्रण बिना किसी कलात्मक विशिष्टता के हुआ, परंतु वे चित्र उसमें रानी के विवाह का चित्रण हुआ, जिसमें उनमें रंगों की भव्यता, रेखांकन की मधुरता में हमें संतुष्टि की अनुभूति होती है। युवती का चित्रण मालवा और अहमदाबाद के प्राक मुगल चित्रकला से साम्यता रखते हुए उत्तर भारतीय परंपरा में हुआ है। अहमदनगर के चित्रण में युवती की वेशभूषा थोड़े बदलाव के साथ उत्तरी भारतीय परंपरा में है, जिसमें उसने चोली पहनी हुई और उसकी लंबी चोटी है, जिसके अंत में फुंदने बंधे हैं। शरीर इर्द गिर्द होते हुए नितंब लटकते लंबे दुपट्टे का चित्रण दक्षिण भारतीय शैली में है, जो लेपाक्षिक भित्ति चित्रों में भी दिखाई देता है। रंग योजना निश्चित तौर पर उत्तर भारतीय पांडुलिपि चित्रण से भिन्न है, जो व्यापक रूप से मुगलता चित्रशाला से मेल खाती है। इसमें अधिक तीखी और समृद्ध रंग योजना है। दक्कनी चित्रकला में यह भी विशेषता है ऊंचा उठा हुआ वृत्ताकार क्षितिज और सुनहरे आकाश का चित्रण फारसी प्रभाव प्रदर्शित करता है। में देख सकते हैं कि सभी दक्कनी राज्यों के परिदृश्य का पूरा चित्रण ही फारसी शैली से प्रभावित है। दक्कन की रागमाला चित्रकला श्रृंखला के चित्रों में नारी चित्रण में वेशभूषा का चित्रण काफ़ी रोचक है। इसमें 16वीं शताब्दी के दक्कनी चित्रकला का विकास दिखाई देता है। ये नारी चित्रण में बालों को जोड़ा लिपाक्षी भित्ति चित्रों की तरह गर्दन पर टिका हुआ है। क्षितिज लुप्त हो गया है। इस रंगविहीन उदासीन पृष्ठभूमि में छोटे छोटे पौधों के चित्रण या भित्तिका के ऊपर दक्कनी शैली जैसे गुंबदाकार वस्तु के अंकन से स्थापित किया गया। बालों को बनाने की शैली के अलावा अन्य सभी विशेषताओं में उत्तर भारतीय फारसी शैली के चिन्ह मिलते हैं। पुरुषों की वेशभूषा भी निश्चित रूप में उत्तर भारतीय है। लंबी नकोली चाक वाला जामा प्राक अकबरी लघु चित्रकारी में काफ़ी दिखता है। ये चित्र संभवतः दिल्ली अहमदाबाद के बीच के क्षेत्र में बने हैं। छोटी पगड़ी के चित्रण भी प्रारंभिक अकबरी लघु चित्रकारी प्रभाव से है, जो 1567 की गुलशिता के चित्रों में दिखाई देता है। गुलशिता के इन चित्रों को बुखारा के चित्रकारों ने चित्रित किया है। तथ्यात्मक रूप से यह भी संभावना कि इन चित्रकारों ने दक्कनी चित्रकला के लिए भी काम किया है। इसका संदर्भ या प्रमाण बांकीपुर लाइब्रेरी में पटना में संग्रहित एक पांडुलिपि में से मिलता है। यह चित्रकार यूसुफ द्वारा स्थानांतरित है और इसमें इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित है। ये संभवतः गोलकोंडा के इब्राहिम कुतुब शाह है, जिन्होंने 1550 से 80 के बीच यहाँ शासन किया है। इस पांडुलिपि में 7 लघु चित्रकारी जो पूरी तरह उस समय की बुखारा शैली में चित्रित है। बीजापुर चित्रकला शैली 16वीं शताब्दी के बीजापुर क्षेत्र में 1570 ईस्वी का चित्रित विश्वकोश नजुम अल उलम महत्वपूर्ण है। उसके 876 लघु चित्रकारी ने कई चित्र प्राप्त बर्तन, अस्त्र शस्त्र और नक्षत्र के। इसमें नारियों का चित्रित रागमाला चित्रित
चित्रकला की तरह लंबी और पतली तथा दक्षिण भारतीय वेशभूषा में हुआ है। बीजापुर चित्रकला शैली का अली आदिल शाह प्रथम और उसके अधिकारी इब्राहिम द्वितीय ने संरक्षण दिया है। दोनों कला व साहित्य प्रेमी थे। इब्राहिम द्वितीय भारतीय संगीत के मर्मज्ञ थे और उन्होंने भारतीय संगीत में नौरसा नाम पुस्तक लिखी है। ये नजम अल उलम के भी लेखक थे। उनके आधिपत्य में संभव 1590 ईस्वी में रागमाला श्रृंखला प्रमाणित हुई है। बीजापुर का तुर्की से संबंध श्रृंखला के अंतरिक्ष संबंधी चित्रों के चित्रांकन में दिखता है। ये चित्र तुर्की पांडुलिपि से काफ़ी प्रभावित है। रागमाला के आध्यात्मिक भाव पक्ष अंतरात्मा से संबंधित चित्र भारतीय प्रभाव में है, जिनमें लिपाक्षी शैली की झलक दिखाई देती है। ये आदिल शाह के दरबार में रुचिपूर्ण चित्रों में समृद्धि के रंग वेगपूर्ण रेखाएं और सहज संयोजन सौंदर्यबोध का अनुकरण करते हैं। समृद्धि का सिंहासन 7 खंडों का प्रतीकात्मक खाका है। प्रत्येक खाके में इनके निवासी हाथी और शेर से लेकर खजूर तक वृक्ष तोते व आदिवासी जनजाति लोग अंकित किए गए हैं। छोटे छोटे चित्रों की ये चित्र श्रृंखला गुजरात के घरों के मुख्य दरवाजे पर लगे काष्ठ उत्कीर्ण पैनलों जैसे दिखते हैं। दक्कन के मंदिरों पर हाथियों की छड्डीनुमा चित्रों को याद दिलाते हैं। इस पृष्ठ की रंग योजना पूरी तरह इस्लामिक फारसी शैली में, विशेष रूप से सिंहासन के ऊपरी हिस्से में पेड़ पौधों चित्रण गहरी नीली पृष्ठभूमि के विरुद्ध दक्कनी शैली में चित्रित फूल पत्तियों से घिरा है। सिंहासन के दोनों ओर पेड़ पौधों के ये रूढ़िबद्ध चित्रण 16वीं शताब्दी के गुजराती पांडुलिपि चित्रों के हाशियों के चित्रण में मिलता जुलता है। इस प्रकार चित्र में सशक्त भारतीय दृश्य चित्रण परंपरा मौजूद है, जो इस लघु चित्रकला को सुनिश्चित करते हैं। चित्रकला की एक अन्य विषय वस्तु योगिनी है। ये वाला योगिनी, हाँ यही है। योगिनी अर्थात योग में विश्वास करने वाली, शारीरिक मानसिक रूप से अनुशासित जीवन जीने वाली, आध्यात्मिकता बौद्धिकता की खोज में अंततः सब कुछ त्याग कर असाधारण जीवन जीने वाली। इसे एक अज्ञात चित्रकार ने बनाया है। इसमें उसकी व्यक्तिगत शैली का विकास दिखता है। योगिनी की आकृति के अनुरूप चित्रकार ने लंबाता संयोजन चुना है। चित्र की पृष्ठभूमि योगिनी की लंबी आकृति के ऊपर दाएं कोने में सफ़ेद वस्तु का शंक्वाकार अंकन है। योगिनी माइना चिड़ियों के साथ क्रीड़ारत है। योगिनी के सिर पर बालों को ऊंचा जूड़ा है जो इसे और अधिक लंबी दिखा रहा है। शरीर के इर्द गिर्द वर्ताकार लहराता लंबा दुपट्टा और अर्घ्य भूमि में चित्रित अति सुंदर फूल पौधे चित्र को अद्भुत बनाते हैं। गोलकोंडा चित्रकला शैली। गोलकोंडा 1512 से स्वतंत्र राज्य था और 16वीं शताब्दी के अंत तक वो दक्कन राजवंश का सबसे समृद्ध राज्य था। अन्य देशों के साथ सामुद्रिक व्यापार के कारण से ये समृद्धि प्राप्त थी। एक तरफ पूरी तरह से दक्षिणी पश्चिमी एशिया लोहा में सूती वस्त्र भेजे जाते थे। फारस पर्शिया के साथ विशेष रूप से छपाई के लिए सूती कपड़ों का व्यापार होता था, जो बाद में पश्चिमी यूरोप में काफ़ी लोकप्रिय हुआ। 7वीं शताब्दी की शुरुआत में यहाँ हीरा पाया गया, जिससे उस व्यापार की स्थिति और अधिक मजबूत हुई और यह आय का अच्छा स्रोत बन गया। गोलकोंडा के पुरुषों, स्त्रियों, विशेषकर नर्तकियों और अन्य दरबारी द्वारा पहने जाने वाले आभूषण में समृद्धि दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त गोलकोंडा चित्रकला ने असाधारण स्थिति प्राप्त की। ये देखो नृत्य वस्त्रकरण, तो इसी के बारे में बताया गया है। 7वीं शताब्दी में जब डच व्यापारी द्वारा सुल्तानों की छवियों को यूरोप लेकर जाया गया, तब गोलकोंडा कला प्रसिद्ध हुई। ये संभवतः बाजार के लिए किया गया था और राज दरबारी चित्रकला के लिए संदर्भित था। 1635-50 के बीच में गोलकोंडा चित्रकला से पूर्व ये पट 8 फीट ऊंचे और दीवार पर लटकन के तौर पर इस्तेमाल किए गए थे। चित्रण सांकेतिक डिजाइन से आच्छादित है, जिसमें आमतौर पर वास्तु संरचनाएं विभिन्न आकृतियों के चित्र होते थे। अभी तक गोलकोंडा की कला के तहत पहचानी गई शुरू की 5 लघु चित्रकारियों 1463 के हाफिज के दीवान में पाई गई है। ये चित्र दरबार के दृश्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें से चित्रण में चित्र के बीचों बीच युवा शासक सिंहासन पर बैठा है। वह हाथ में लंबी सीधी ठेठ दक्कनी तलवार पकड़े हुए हैं। उसने मलमल का कोट पहना हुआ है, जिसमें लंबाता कढ़ाई की हुई पट्टी लगी हुई है। यह गोलकोंडा दरबार की वेशभूषा है। 5 चित्रकलाओं में आकाश वास्तु में बहुत सी आकृतियों की वेशभूषा के चित्रण में सुनहरे रंग का प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है। दरबार में नर्तकियों की कलाबाजियों का आनंद लिया जा रहा है। संयोजन में एक जैसे अनुपयोगी वास्तु के ऊपर कई पट्टियों का चित्रण काफ़ी रोचक है। फर्श पर आकृतियों से सुसज्जित कालीन बिछा है। चित्र मुगल प्रभाव से बिल्कुल अछूत है। बैंगनी रंग का उन्मुक्त प्रयोग हुआ है। कुछ भित्ति चित्रों के चित्र में नीली लोमड़ी और सियारों का रोचक चित्रण किया गया है। मोहम्मद कुतुब शाह का एक चित्र है, जिसमें वह अपने शासन के शुरुआती काल में दीवान पर बैठे हैं। छोटी चुस्त सुरुचिपूर्ण टोपी के साथ उन्होंने ठेठ गोलकोंडा पोशाक पहनी है। उन्होंने 1590 वाले चित्रों से काफ़ी साम्यता के बावजूद संयोजन में अधिक तकनीकी दक्षता और परीक्षण दिख रहा है। दरबारियों और दुल्हे की वेशभूषा के चित्रण में प्लास्टिक की परत दिखाई देती है। सूफी कविता की पांडुलिपि में पद का सचित्र चित्रण है, जिसमें पदों की व्याख्या के साथ साथ लगभग 20 लघु चित्रकारियाँ है। इनमें सुनहरे रंग का प्रचुर इस्तेमाल किया गया है। नीले और सुनहरे रंग की अलग अलग पट्टियों से आकाश पर विचित्र चित्रण देखा जाता है, जिसमें सुनहरा रंग नीले रंग के नीचे दोनों पट्टियों में बादलों का चित्रण है। पुरुष और स्त्री की वेशभूषा बीजापुर के इब्राहिम द्वितीय के काल से प्रचलन जैसी है। पेड़ पौधों दक्कनी शैली जैसे कुछ पौधों घनी पत्तियों के बीच चित्रित किया गया है। एक अन्य
में छोटी चिड़िया से बातचीत करती है। इस तरह के चित्रण जो दक्षिणी चित्रकला शैली को एक और अन्य विशेषता। मैं फिर बार बता रहा हूँ, कोई काम का नहीं है ये चीज़, यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। देखो, अब आप बोलोगे सर इसका क्या गारंटी है? देखो, गारंटी मतलब पीवाईक्यू को आप देखोगे, कभी इतना माइन्यूट लेवल पे यूपीएससी कभी नहीं गया। 7वीं शताब्दी की चित्रकला में कई आकृतियों कलात्मक तत्वों का रोचक चित्रण मिश्रण हुआ, जिसकी प्रकाष्ठा संयोजित घोड़ा के रूप में हुई है। इस चित्रकला के अंदर मानव और पशु की आकृतियों को एक साथ इस तरह चित्रित किया गया कि यह साधारण संयोजन बन गया। अलंकृत पृष्ठभूमि के सर पर दौड़ते हुए घोड़े के अद्भुत चित्रण है। उड़ते हुए पक्षी, सिंह, चीनी, बादल, पौधे, विशाल वृक्षों पर रुचि का संयोजन है, जिनमें अति यथार्थवादी कला तत्वों की झलक मिलती है। एक तरफ सभी आकृतियों को हवा में उड़ते हुए गतिशील दिखाया गया है, दूसरी ओर अग्रभूमि नीचे के दोनों किनारों पर चट्टानों का चित्रण इसे विलक्षण बनाता है। कल्पनाशीलता का पटु भी इसे विशेषता प्रदान करता है। सभी गतिशील क्रियाओं को बहुत सीमित रंग योजना में भूरे और नीले रंगों से चित्रित किया गया है। सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय की यह चित्रकला असाधारण ऊर्जा और संवेदना से परिपूर्ण है। घोड़ों के पैरों और पूंछ के कोनों पर तीखा लाल रंग सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय की लहराती वस्त्र का चित्रण एक दृश्यात्मक अनुभव प्रदान करता है। पृष्ठभूमि में पत्तियों से भरे घने जंगल में कोई काई रंग पन्ना, हरा रंग, नीला रंग, हरे रंग की पत्तियां, संभोग रथ पक्षी का जोड़ा, नीले आकाश और सुनहरे सूर्य की किरणों से चमकता संयोजन अति आकर्षक है। सबसे अद्भुत चीज में चमकता सफेद बाज और सुल्तान का तरासा हुआ चेहरा है। घोड़े और चट्टानों के चित्रण में फारसी प्रभाव का दृष्टिगोचर होता है। अगर भूमि में पेड़ पौधों और घना परिदृश्य देशी प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। दौड़ते घोड़े की गति संपूर्ण चित्र को ऊर्जावान और परिदृश्य को मनोहरी सुरम्य बनाती है। यह चित्रकला इंस्टीट्यूट ऑफ द पीपल्स ऑफ एशिया लिंगर रूप में संग्रहित है। राग हिडोल की रागिनी पत मासिका। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में राग हिंडोला की रागिनी पथ मासिका शीर्षक का एक दिलचस्प चित्रकला संग्रहित है। यह भारतीय संगीत विधा की रागमाला परिवार का महत्वपूर्ण भाग है, जो कि लगभग 1590 से 95 समय के पूर्व का है। कुछ अध्येताओं का विश्वास है कि दक्कन के एक महत्वपूर्ण राज्य बीजापुर से संबंधित है। लगभग मुगल चित्रकला शैली के विकास के साथ साथ ही दक्षिणी राज्यों में चित्रकला के एक अत्यधिक कला रूप में विकसित हुआ। चित्रकला में फारसी प्रभाव स्पष्ट है। यह प्रभाव दो गुंबदों पर बेलबूटों के काम से सुसज्जित पृष्ठभूमि पर दिखाई देता है, जो कि चित्रकला के ऊपरी भाग को चित्रित करता है। चित्रकला में दोनों गुंबद के ऊपर की गई सुसज्जा में फारसी चित्रकला का प्रभाव दिखाई देता है। गुंबदों का ऊपरी भाग चित्र को विभाजित करता है, जहाँ खाली स्थान पर देवनागरी लिपि में लिखा गया है। मंडप में दो महिलाएं खूबसूरत से सजे और आभूषण पहने हुए दिखाई दे रही है, जबकि तीसरी इसके बाहर दिखाई दे रही है। केंद्र में बैठी महिला वादक एक भारतीय वाद्य यंत्र बजा रही है, जो कि वीणा प्रतीत होती है, जबकि पास में दो महिलाएं अपने शरीर से लेपत होती प्रतीत होती है। इस चित्रकला में चमकीले रंग है, लाल रंग प्रमुख है, हरे रंग द्वारा सहारा जाता है। आकृति के शर्त में शैलीबद्ध कहा जा सकता है कि चेहरे सहित उनके शरीर का निर्माण लगभग सूत्रात्मक विवरणों पर किया गया है। गुण रेखा के साथ लगभग सभी रूपों पर जोर दिया गया है। इसे सदियों पहले चित्रित अजंता की भित्ति चित्रों में देखा जा सकता है। यहाँ भी यह ध्यान देने योग्य है कि बाएं हाथ के कोने में हाथी सूंड उठाए हुए है, जो स्वागत के मनोहर संकेत है। नाप में छोटा होने के बावजूद हाथी दृश्य रुचि जागृत करता है और स्थापत्य विद्या की रचना को तोड़ता है। सुल्तान अब्दुल कुतुब शाह बीजापुर की सुल्तान अब्दुल्ला का छवि चित्रण राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। चित्र के ऊपरी भाग में फारसी अभिलेख है। सुल्तान कुतुब शाह दक्कन के प्रसिद्ध राज्य बीजापुर का समर्थक शासक था। इसने दुनिया के विभिन्न हिस्सों के शासकों और कलाकारों को आकर्षित किया है। इसमें वह सिंहासन पर बैठा और उसने अपने हाथ में तलवार थामी और जो उसके राजनीतिक आधिपत्य का प्रतीक है। इसके अलावा उसके सिर के चारों ओर देवतत्व का प्रभामंडल भी दिखाई देता है। हज़रत निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित ये प्रांतीय प्रोविंशियल चित्र हैदराबाद दक्कन का है। ये 13वीं शताब्दी पूर्व सूफी संत हज़रत निजामुद्दीन औलिया का दर्शाता है। इस चित्र में वह अपने शिष्य तथा प्रसिद्ध कवि और विद्वान हज़रत अमीर खुसरो का संगीत सुन रहे हैं। इन दिनों नई दिल्ली हज़रत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर खुसरो द्वारा अपने पीर की प्रशंसा में कव्वालियाँ आयोजित की जाती है। इससे नियमित सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। हैदराबाद के दरबार से लिया गया चित्र बगैर किसी तकनीकी व कलात्मक परिष्करण के अति सरल चित्र है। इसके बाद इसमें भारतीय लोकप्रिय विषय का विवरणात्मक और आकर्षण चित्रण है। ओला खेलते हुए चांद बीवी, यह चित्रकला स्वादिष्ट, समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से परिष्कृत दक्कन राज्य के बीजापुर की रानी चांदी बीवी का है। चांदी बीवी ने सम्राट अकबर द्वारा राज्य पर अधिकार करने के राजनीतिक प्रयासों का विरोध किया था। सामान्य और निपुण शासक चांद बीवी बड़ी खिलाड़ी भी थी। इस चित्र में वह चौखान खेलते हुए दिखाई दी गई है। यह उस समय का लोकप्रिय शाही खेल है। चित्र बहुत बाद की अवधि के प्रांतीय शैली का और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में भी संग्रहित है। देखो, जयपुर में खेला जा रहा था, राजा और रजवाड़ों का ही है ये चीज़। अगला चैप्टर है पहाड़ी चित्रकला शैली। मैं फिर बता रहा हूँ, देखो मेरी क्लास के साथ एक बार मान के चलो आप इन चीज़ों को कर लेते हो। दूसरी बात, जैसे मैं पीवाई के प्रोग्राम जो स्टार्ट कर रहा हूँ उसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दूंगा, उसको एक बार और पढ़ लेना बस। पर यहाँ ये कि इधर एक बार पढ़ने के बाद टेस्ट सीरीज लगा लेना, आपको खुद को पता चल जाएगा जो भी क्वेश्चन है वो हो जाएंगे।
फिर से जो इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊँगा उसको बार बार पढ़ते रहना। पर्वतीय क्षेत्र में विकसित चित्रकला को पहाड़ी चित्रकला शैली के नाम से जाना जाता है। 17वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य बसोली, गुलेर, कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, मनकोट, नरपुर, मंडी, बिलासपुर, जम्मू और पश्चिमी हिमालय के अन्य पहाड़ी शहर चित्रकला केंद्र के रूप में उभरे। ये सभी क्षेत्र पहाड़ी चित्रकला शैली के अंतर्गत आते हैं। बसोली से आरंभ हुआ अपरिष्कृत अत्यंत अत्यलंकृत शैली गुलेर और आरंभिक कांगड़ा दौरे से होते हुए भाटी कला में अत्यंत उत्कृष्ट और परिष्कृत कांगड़ा शैली के रूप में उभर कर आई है। मुगल, दक्कनी और राजस्थानी चित्रकला की स्पष्ट शैलीगत विशिष्ट पहचान से बनी पहाड़ी चित्रकला अपनी क्षेत्रीय विभाजन की चुनौतियों को प्रदर्शित करती है। हालांकि ऊपर उल्लेखित सभी केंद्रों में सटीक विशेषताओं के साथ प्रकृति, स्थापत्य, विशिष्ट अलंकारिक चेहरे, पहनावे, किसी रंग की विशेष प्राथमिकता और ऐसी अनेक विशेषताएं प्रदर्शित की गई है। उन्होंने आवश्यक अंतर को स्थापित नहीं किया और न ही ये सभी अपनी विशिष्ट पहचान के साथ एक शैली के रूप में विकसित हुई है। इसलिए दिनांकित सामग्री के अभाव के कारण एक सूचित वर्गीकरण नहीं हो सकता। पहाड़ी चित्रकला शैली का उद्भव अभी तक बहुत स्पष्ट नहीं है, जबकि शोधकर्ता लगातार इसके उद्भव और प्रभाव की विवेचना करते रहे। ये व्यापक रूप से स्वीकारा गया कि मुगल और राजस्थानी चित्रकला शैली पहाड़ी क्षेत्रों में प्रांतीय मुगल शैली और राजस्थानी राजसी दरबार के पहाड़ी राजाओं के साथ पारिवारिक संबंध के उदाहरण स्वरूप जानी जाती है। जबकि चमकीली, चटक, स्पष्ट बसोली शैली साधारणतः शुरुआती प्रचलित चित्रात्मक भाषा के रूप में पहचानी जाती है। पहाड़ी शैली के प्रसिद्ध अध्येताओं में से एक BN गोस्वामी ने सरल सादगीपूर्ण बसोली शैली को गीतात्मक काव्य परिष्कृत कांगड़ा शैली का रूप देने के लिए उसने प्रतिभाशाली कलाकार परिवार को श्रेय दिया, जिन्होंने अपने विद्युत दृष्टिकोण से इसे आकार दिया। गोस्वामी का मत था कि पंडित शिव का परिवार ही मुख्यतः पहाड़ी चित्रकला की श्रृंखला बनाने के लिए उत्तरदायी है। उनका यह भी तर्क है कि क्षेत्रों के आधार पर पहाड़ी चित्रकला की पहचान करना भ्रामक हो सकता है, क्योंकि राजनीतिक सीमाएं हमेशा बहुत अनिश्चित होती थी। यहाँ तक राजस्थानी शैली के लिए भी सत्य है कि सिर्फ क्षेत्रीयता का श्रेय देना अस्पष्टता दिखाता है और कुछ असमानताएं अनुत्तरित रह जाती है। इसलिए यदि कलाकारों के परिवारों की शैली के वाहक के रूप में माना जाता है, तो शैली के अनेक प्रकारों को स्वीकार कर उन्हें क्षेत्रीय शैली में समाहित किया जा सकता है। शोधकर्ताओं के मानते हैं कि 18वीं शताब्दी के आरंभ में पंडित शिव परिवार और अन्य कलाकारों की रचना शैली बसोली शैली के प्राय बन गए थे, जबकि 18वीं शताब्दी के मध्य से उन्होंने उस शैली को कांगड़ा के आरंभिक दौर से उसके चरम तक रूपांतरित कर दिया था। इस अचानक परिवर्तन और प्रयोगात्मक आरंभ ने पहाड़ी केंद्र से संबंध अनेक शैलीगत विकास का सर्जन किया और यहीं विभिन्न कलाकार परिवारों द्वारा मुगल शैली के उदाहरणों से पहाड़ी राज्यों को परिचित करने के लिए उत्तरदायी है। अचानक इन क्षेत्रों के उद्गम से चाहे वे शासकों, कलाकारों, व्यापारी, ऐसी संस्था या घटना के कारण विकसित हुआ, कलाकार प्रभावित हुआ, उनकी चित्रकला की भाषा पर गहरा प्रभाव पड़ा। अधिकांश विद्वान इस परिकल्पना पर विवाद करते हैं कि अचानक परिवर्तन की शुरुआत मुगल चित्रशाला के प्रवासी कलाकारों से हुई है। गोस्वामी के अनुसार पहाड़ी कलाकारों के चित्र में नैसर्गिक शैली की मनोहारिता के प्रति संवेदनशीलता जागृत हुई है। सादृश्य के आधार पर की गई संरचनाओं में कुछ चित्रों में सुसज्जित हास्य दिखाई देते हैं। इन चित्रों की विषय वस्तु में देनी मतलब डेली की जो भी दिनचर्या होती थी, राजाओं के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण समारोह, महिला गतिविधि, नवीनता, आदर्श चेहरों का चित्रण आदि सभी कांगड़ा शैली के उद्भव के साथ कालांश में परिपक्व हो गए। बसोहली शैली पहाड़ी राज्य का पहला एवं प्रभावकारी कला का उदाहरण बसोहली से मिलता है। सन 1678 से 1695 तक प्रबुद्ध राजा कृपाल ने इस राज्य पर शासन किया था। उसके शासनकाल में बसोहली एक विशेष प्रभावशाली शैली के रूप में विकसित हुई है। प्रभावी प्राथमिक रंग, उष्ण पीली रंगत लिए पृष्ठभूमि, उचित क्षितिज रेखा, प्रकृति का शैलीगत दृश्यांकन और उभरे हुए श्वेत रंग का अनुकरण जो गहनों में मोतियों को प्रदर्शित करते हैं, ये सभी शैली की चारित्रिक विशेषताओं को प्रस्तुत करते हैं। बसोहली शैली की सबसे महत्वपूर्ण चारित्रिक विशेषता है जेवरात की चित्रित करने के लिए छोटी चमकीले हरे कीट पंखों के अंश का प्रयोग और पन्ना के प्रभाव का अनुकरण। इनके चमकीले रंग और लालित्य ने पश्चिमी भारतीय चौर पंचाशिका समूह की चित्रकला के सौंदर्य को साझा किया है। भानुदत्त की रास मंजरी बसोहली कलाकारों का सबसे प्रचलित विषय था, तो ये थोड़ा याद रखने। भानुदत्त की रास मंजरी सन 1695 तरखान चित्रकार देवीदास ने अपने संग से राजा कृपाल के चित्र की आलीशान श्रृंखला बनाई है। भागवत पुराण और रागमाला चित्रकला के अन्य प्रसिद्ध विषय रहे हैं। कलाकारों ने स्थानीय राजाओं के छवि चित्रण के साथ साथ उनकी पत्नी, दरबारी, ज्योतिषविदों, वेद गणिकाओं एवं अन्य लोगों छवि चित्र बनाए हैं। बसोहली चित्रकला के कलाकार धीरे धीरे अन्य पहाड़ी राज्य जैसे चंबा, कुल्लू में चले गए। बसोहली कलम शैली को स्थानीय रूपांतरण के साथ सर्जित किया। सन 1690 से 1730 की अवधि में चित्रों की नवीन शैली गुलेर कांगड़ा के रूप में प्रचलित हुई। इस समय काल में कलाकारों ने प्रयोगशीलता और तात्कालिक प्रदर्शन में आसक्त होकर अंततः कांगड़ा शैली का विकास किया है। अतः बसोहली से आरंभ होकर धीरे धीरे अन्य पहाड़ी राज्यों मनकोट, नरपुर, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, चंबा, गुलेर और कांगड़ा में प्रसारित हुई है। संस्कृत महाकाव्य रामायण बसोहली के साथ साथ कुल्लू के कलाकारों का भी पसंदीदा विषय है। यह श्रृंखला सांगरी नाम से जानी जाती है, जो कुल्लू के राजकीय परिवार के निवास की एक शाखा थी, जो उस श्रृंखला के संरक्षक एवं प्रारंभ में इसके स्वामी थे।
कुल्लू के कलाकारों के चित्र बसोली बिलासपुर शैली के अलग अलग अंदाज से प्रभावित हुए। सांगरी रामायण के अयोध्या कांड पर आधारित चित्र में राम अपनी भार्या सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ वनवास जाने के लिए अयोध्या छोड़ने की तैयारी करते हैं। राम धैर्य के साथ अपने अधिकार की सभी वस्तुएं देने में लिप्त है। राम के अनुरोध पर भ्राता लक्ष्मण अपनी वस्तु उतार रहे हैं और लोगों की भीड़ अपने दान फिरे राम के अमूल्य जेवरों हजारों गांवों अन्य जेवरात को ग्रहण करने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। चित्र की बाईं तरफ दो राजकुमार सीता के साथ सात कालीन पर खड़े चित्रित किए गए हैं, जहाँ दान लेने के लिए भीड़ उनकी ओर बढ़ रही है। कलाकार ने बहुत साधारण पर अलग अलग से व्यक्तियों, बैरागियों, ब्राह्मणों, दरबारियों, सामान्य व्यक्तियों व राजकीय पारिवारिक सेवकों के चित्र में प्रस्तुत किया है। गलीचे पर सोने के सिक्कों के ढेरों, वस्त्र आभूषण विपुल मात्रा में प्रदर्शित किए हैं। गाय व बछड़े अवसर अवसर को समझ नहीं पा रहे, उनकी निगाहें स्थिर और गर्दन ऊंची है तथा मुंह खुले हुए हैं। ये परिस्थिति का गंभीरता विभिन्न भाव भंगिमा से प्रदर्शित होता है। राम की शांत परंतु मृदु मुस्कुराहट, आतुरभाव लिए लक्ष्मण आशंकित, सीता ब्राह्मण जो भी भिक्षा पाने की इच्छा रखते हैं किंतु प्रसन्न नहीं है, और अन्य लोग अविश्वसनीयता और कृतज्ञता के भाव लिए दिखाए गए हैं। उत्कृष्ट प्रभाव प्रदर्शित करने की आनंद बुद्धि के साथ कलाकार ने राम द्वारा पकड़े पारदर्शी वस्त्र, ब्राह्मणों की दाढ़ी में तिलक कहने तथा शास्त्रों का रमणीय अंकन किए हैं। इसी श्रृंखला के एक अन्य चित्र जिसमें राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ राक्षसों जो तपस्या की तपस्या धार्मिक अनुष्ठान में हस्तक्षेप कर बाधा उत्पन्न करते हैं कि नाश के लिए वन की तरफ जा रहे हैं। और इस चित्र का एक रोचक तथ्य है कि कलाकार ने भारी शरीर वाले जानवरों को पेड़ों के पीछे छुपकर शिकार खोजते हुए अंकित किया है। पेड़ों के पीछे जो उनका आधा शरीर दिखाई दे रहा है, बाईं ओर एक लोमड़ी और दाईं ओर एक शेर का चित्र कलाकार ने बड़ी दक्षता से अंकित किया है, जो केवल घने जंगल में छुपे पशुओं को प्रदर्शित नहीं करता बल्कि दो राजकुमारों राम और लक्ष्मण के अद्भुत साहस के भावनात्मक मूल्य को दर्शाता है। दृश्य में विविध पशुओं का अंकन कपट वेश में राक्षसों के संभावित रहस्य को शामिल करता है। गुलेर शैली 18वीं शताब्दी के आरंभिक दौर में बसोली शैली में पूर्णतः बदलाव हुआ है। इस गुलेर कांगड़ा का दौर आरंभ हुआ। कांगड़ा के उस शाही परिवार के राजा गोवर्धन चंद के संरक्षण में यह दौर सबसे पहले गुलेर में दिखाई दिया। गुलेर शैली के कलाकार पंडित शिव और उनके पुत्र मानव और नेनुसुख को इस शैली का एक नवीन रूप देने का श्रेय दिया जाता है, जो प्रायपूर्व कांगड़ा या गुलेर कांगड़ा कलम के नाम से जानी जाती है। बसोली की सुस्पष्टता जीवंतता की तुलना में अधिक परिष्कृत सहज और सुंदर शैली है। नेनुसुख जो जसरोटा के राजा बलवंत सिंह के दरबारी चित्रकार को सुस्पष्ट रूप से इस शैली को आकार देने का श्रेय जाता है, जबकि मानक जिन्हें मनुक के नाम से भी जाना जाता है उन्हें इस शैली का आरंभ किया था। 1780 में शैली का सबसे परिपक्व रूप कांगड़ा में पहुंचा। इस प्रकार कांगड़ा शैली बसोली पर शाखा के रूप में चंबा कुल्लू में फैल गई थी। मानव ने इन सुख के प्रपौत्रों ने अनेक केंद्रों में चित्रण कार्य किया और उन्हें इन पहाड़ी चित्रों को परिष्कृत रूप देने का श्रेय जाता है। सभी पहाड़ी चित्र शैलियों में गुलेर की परंपरा सबसे अधिक लंबी समय तक प्रभावी रही है। इसके साक्षात प्रमाण हरिपुर गुलेर में कलाकार जो राजा दिलीप सिंह के राज्यकाल में कार्य कर रहे हैं। दिलीप सिंह और उनके पुत्र बिशन सिंह के चित्र अस्तित्व में जो 1730 के पूर्व है, अर्थात गुलेर कांगड़ा दौर आरंभ होने के पूर्व। बिशन सिंह अपने पिता दिलीप सिंह के कार्यकाल में मृत्यु प्राप्त हो गए थे, इसलिए उनके छोटे भाई गोवर्धन चंद्र सिंहासन पर बैठे जो चित्रकला शैली के बदलाव के साक्षी बने। सन 1730 में चित्रित गोविंद गोविंद श्रृंखला मानव की सबसे सुंदर अद्भुत रचना है, जिसमें बसोली शैली के तत्व समाहित है। इनमें प्रचुर मात्रा में भौरों के पंखों की झालर का उपयोग किया गया, जो सबसे आकर्षक है। ऐसा प्रतीत होता है कि नैनसुख ने अपने गृह नगर गुलेर को छोड़ दिया था और जसरोटा चले गए थे। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने आरंभी मियाँ जोरावर सिंह के लिए काम किया था, जिनके पुत्र उत्तराधिकारी बलवंत सिंह थे, जो उनके मुख्य संरक्षक बने। नैनसुख द्वारा बलवंत सिंह के जीवन पर बनाए मशहूर चित्रों का एक ऐसा दृश्यात्मक अभिलेख है जो उनके जीवन को प्रतिबिंबित करता है। बलवंत सिंह को अलग अलग गतिविधियों में व्यस्त दिखाया गया है, जैसे अपने स्नाह गृह में पूजन करते हुए, इमारत का निरीक्षण करते हुए, शीत ऋतु में कंबल लपेट कर तंबू में बैठे हुए आदि। कलाकारों ने अपने संरक्षक को कृतार्थ करने के जुनून में हर संभव अवसर को चित्रित किया है। नैनसुख छवि चित्रण बनाने में बहुत प्रतिभाशाली थे, जो बाद में पहाड़ी शैली की मुख्य विशेषता बनी। उनकी रंग पट्टिका कोमल हल्के रंग की थी, जिसमें श्वेत और धूसर रंगों का साहसिक विस्तार शामिल था। मनुक ने भी अपने उत्साही संरक्षक राजा गोवर्धन चंद और उनके परिवार के अनेक चित्र छवि बनाई। प्रकाश चंद जो गोवर्धन चंद के उत्तराधिकार था, उसने अपने पिता की कला के प्रति जुनून का आत्मसात किया और मनुक और नैनसुख के पुत्र कौशल फत्तू और गोदू उनके दरबारी कलाकार थे। अब मैं फिर बार बता रहा हूँ, चीज़ें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये चीज़ याद रखना। कांगड़ा शैली कांगड़ा क्षेत्र में चित्रकला एक विशिष्ट शासक राजा संसार चंद के संरक्षण में पल्लवी थी। ऐसा माना जाता है कि जब गुलेर के राजा प्रकाश चंद आर्थिक तंगी के कारण अपनी चित्रकला को सहेज नहीं पा रहे, तब उनके मुख्य कलाकार मनुक व उसके पुत्रों ने कांगड़ा के राजा संसार चंद का आश्रय लिया। संसार चंद 10 वर्ष की आयु में सिंहासन में बैठे। साम्राज्य की महिमा उनके दादा
घमंड द्वारा पुनः स्थापित की गई थी। वे कठोर साम्राज्य के शासकों से संबंध रखते थे। इस क्षेत्र में लंबे समय तक राज्य करते रहे। 17वीं शताब्दी में जहांगीर ने कांगड़ा को अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर उन्होंने इसका जागीरदार बना दिया। मुगल शासन के पतन के बाद राजा घमंड ने मुख्य अधिकार क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया और व्यास नदी के किनारे बसे तीरा सुजानपुर शहर को अपनी राजधानी बनाया। उत्तम स्मारकों का निर्माण किया। उन्होंने कलाकारों के लिए चित्रशाला का रखरखाव भी किया। राजा संसार चंद ने आसपास के सभी पहाड़ी राज्यों में कांगड़ा के प्रभुत्व को स्थापित किया। उनके संरक्षण में तीरा सुजानपुर पर एक बहुत उन्नत केंद्र के रूप में उभरा। प्रारंभिक दौर में कांगड़ा कलम के चित्र आलमपुर में विकसित हुए हैं और सबसे परिपक्व चित्र नादौर में चित्रित हुए, जहाँ संसार चंद बाद में स्थानांतरित हुए। ये सभी केंद्र व्यास नदी के किनारे बसे थे और आलमपुर व्यास नदी के साथ कुछ चित्रों में पहचाना जा सकता है। मुख्य कांगड़ा में बहुत थोड़े से चित्र बने क्योंकि सन 1786 तक राज्य मुगलों के और बहादुर सिखों के अधीन रहा। संसार चंद का पुत्र अनिरुद्ध चंद भी कला का उदार संरक्षक था और कई बार अपने दरबारियों के साथ उसका भी चित्रण किया गया है। अगर देखा जाए तो कांगड़ा शैली सबसे अधिक काव्यात्मक गीतात्मक भारतीय शैली है, जो स्थायी सुंदरता और कोमलता के प्रदर्शन में अपनी पहचान बनाती है। महीन रेखा, चटक रंग, अलंकार में बारीकी और सबसे मुख्य महिला आकृति हुए चेहरे का चित्रण, माथे से नाक तक सीधी रेखा है, जो लगभग 1790 में प्रचलन में आई। कांगड़ा शैली की मुख्य चारित्रिक विशेषता है। भागवत पुराण, गीत गोविंद, नल्ले दमयंती, बिहार सतसई, रागमाला और भाषा के चित्रण के प्रचलित विषय थे। कई अन्य चित्रों में संसार चंद और उनके दरबार का लेखा जोखा समाहित है। संसार चंद को नदी किनारे बैठे हुए संगीत सुनने और नृत्य देखते हुए, त्योहार पर सभापतित्व करते हुए, तंबू की खूंटी बांधते हुए, तीरंदाज करते हुए, सैनिक अभ्यास आदि करते दिखाया गया। फूत परको खुशहाल आदि कांगड़ा शैली के प्रमुख कलाकार थे। संसार चंद के राज्यकाल में कांगड़ा शैली के चित्र अन्य पहाड़ी राज्यों की अपेक्षा बहुत प्रखर थे। उन्होंने व्यापक राजनीतिक शक्ति का प्रयोग किया और गुलेर और अन्य क्षेत्रों के कलाकारों के साथ एक बड़ी कार्यशाला की मदद करने में सक्षम रहे। कांगड़ा शैली शीघ्र तारा सुजानपुर से पूर्व में गढ़वाल और पश्चिम में कश्मीर तक फैल गई। 1809 में रणजीत सिंह की मदद से गोरखाओं को भगा दिया गया। हालांकि संसार चंद ने अपने कलाकारों चित्रकला को सही रखा, परंतु 1785 1805 के बीच हुए उत्कृष्ट कार्य के समांतर कार्य नहीं हुआ। भागवत पुराण चित्रों की श्रृंखला कांगड़ा कलाकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये चित्र उनके सहज, व्यावहारिक और असामान्य मुद्रा में आकृतियों के प्रस्तुतिकरण के लिए उल्लेखनीय है, जो नाटकीय दृश्य में स्पष्ट रूप से चित्रित हुआ। माना जाता है मुख्य कलाकारों के अपने हुनर अर्थात कौशल पर जकड़ थी, जो नैन सुख का वंशज था। कृष्ण की लीलाओं का अभिनय का चित्र रस पंचदाई से लिया गया, जो भागवत पुराण के 5 अध्यायों का एक समूह है, जो रस के दार्शनिक तत्वों को समर्पित है। इसमें हृदय स्पर्शी तरीके से गोपी कृष्ण के प्रति प्रेम को प्रस्तुत किया गया, जो कृष्ण के अचानक उनके मध्य से अदृश्य हो जाने पर उनके दुख की प्रकाष्ठा दिखाती है। विलुप्त हुए कृष्ण की खोज में निष्फल होने से निराश हो जाती है। व्याकुल होकर हिरण, वृक्षों और लताओं से संबंधित कृष्ण की पता पूछती है, परंतु उन्हें किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है। उनका ध्यान कृष्ण की स्मृति में डूब जाता है। गोपियां उन्हें याद करके उनकी लीलाओं को नकल करती है। अभिनय करती में से कुछ पूतना वध, यशोदा द्वारा ओखली से बांधने पर यमला, अर्जुन की मुक्ति, गोवर्धन पर्वत की अंगुली पर उठाकर इंद्र के क्रोध से भारी वर्षा से ब्रजवासी की रक्षा, काले नाग को वंश में करना, कृष्ण की बांसुरी द्वारा सम्मोहित करना सम्मिलित है। गोपियां अलग अलग पात्र चुनकर उनकी दैवी लीला का अनुकरण करती हैं। इन पन्ना फोलियो में कलाकार ने इन संवेदनशील आकृतिक उत्कृष्टता को आत्मसात कर चित्रित किया। सबसे बाई और के मध्य में एक गोपी जो कृष्ण की भूमिका अदा कर रही है, आगे झुकी हुई दूसरी गोपी के वश को चूस रही है, जो पूतना की भूमिका अदा कर रही है। अपना हाथ सिर पर ले कर ये दर्शा रही है कि उसकी सांसें उखड़ कर वह मर जाएगी। इसके बाद एक दूसरी गोपी जो यशोदा का पात्र अदा कर रही है, राक्षसनी पूतना को मारने के साहसिक प्रदर्शन के बाद उन्होंने गोपियों के साथ अपने वस्त्र को पकड़कर बुरी नजर से छुड़ाने का भाव भंगिमा में। इस समूह के अतिरिक्त दाई और एक गोपी ओखली बनी है, जो कृष्ण को पात्र को अदा करने के वाली दूसरी गोपी के साथ कपड़े से बंधी है, जबकि उनकी माँ हाथ छड़ी लिए उलाहना भर रही है। उसके पास वाले समूह में गोपी सिर पर सापा बांधे अपनी ओढ़नी को नकुली आकार में ऐसे ऊपर उठाया जैसे गोवर्धन पर्वत है, जबकि अन्य उसके नीचे सुरक्षा मांग रहे हैं। चित्र में सबसे बाई और नीचे एक गोपी बांसुरी बजाते कृष्ण भी है, जिसकी तरफ पति के स्वरूप कुछ गोपियाँ नाच गा रही है और अन्य आगे रोंगते हुए उनकी तरफ बढ़ी हुई है। एक अन्य गोपी अपनी नाराज सांस से अपने आप को छुड़ाती हुई दिख रही है, जो इसे खींचकर वहां जाने से रोक रही है। दाई और सबसे आलीशान दृश्य है इसमें, जिसमें सुनहरी किनार वाले नीले रंग के घुमावदार कपड़े से कई सिर वाले काले नाग का रूप जमीन पर बनाया गया, जिस पर गोपी कृष्ण की तरह नृत्य कर रही है। अष्टनायिका या 8 नायिका चित्रण पहाड़ी शैली का मुख्य विषय रहा है। इसमें नारी के अलग अलग प्रवृत्ति और भावपूर्ण चित्रण का समाहित किया गया। इनमें से कुछ इस प्रकार है। उत्का है जो अपने प्रिय के आगमन की संभावना में धैर्य से प्रतिशारत है। सावधान भर्तृका, वह जिसका पति उसकी चाह जैसा है। वह सज्जा, वह जो समुद्र यात्रा से वापस आए अपने प्रिय का इंतजार कर रही है, उसके स्वागत में फूलों को सजा रही है। कल है
अंतरिता वह जो अपने प्रिय के चाहने पर विरोध करती है और बाद में उसके ढेर आने पर पश्चाताप करती है। जब भी अष्टनायिका का उल्लेख होता है, कवियों और कलाकारों को सबसे अधिक पसंदीदा अभिसारिका को एक विशेष स्थान मिलता है। अभिसारिका वह जो सारी संपत्ति को पार कर अपने प्रिय से मिलने दौड़ कर चली जाती है। इन परिस्थितियों की कल्पनाएं प्राय बहुत विचित्र हो, जिनमें उनके साथ नाटकीय संभावनाएं ज़्यादा प्रकृति के विपरीत तत्वों के विरुद्ध नायिका की दृढ़ता है। इस चित्र में सखी बताती है कि नायिका किस तरह रात में जंगल पार करके अपने प्रिय से मिलने जाती है। कवि कहता है, योग लक्ष्य प्राप्ति के ध्येय के कारण ही नायिका रात में घने जंगल में निकलती है। विस्तृत रूप में अभिसारिका प्रतिमा की जैसी हो रही, परंतु कई बार कलाकारों ने कुछ भिन्नता के साथ प्रस्तुति की है। प्राय भूत प्रेत जो सामान्यतः अनेक दृश्यों में दिखाई देते हैं, वे उनमें नहीं दिखते हैं, परंतु रात्रि का गहन अंधकार, बादलों में बिजली की चमक, सर्पों को रात के अंधेरे में पुकाराना, कोकिले वर्षों से अचानक बाहर आना, जेवरातों को गिरना आदि सभी चित्रित किया गया। 12 मासा चित्र में 12 पन्ने फोलिया चित्रित है, जिनमें प्रेम के अलग अलग भाव समाहित है और साल के प्रत्येक माह के प्रतीक। 19वीं शताब्दी में ये विषय पहाड़ों में बहुत लोकप्रिय रहा। कवि प्रिया के 10वें अध्याय में केशवदास द्वारा 12 मासा का उल्लेख किया गया है। इसमें उन्होंने सबसे गर्म माह ज्येष्ठ जो मई जून में पड़ता है का वर्णन किया है। कलाकार ने कवि द्वारा वर्णित सादृश्य चित्रित करने में अत्यधिक आनंद का अनुभव किया है। सन 1780 में कांगड़ा शैली उस समय प्रकाश में आई, जब बसोली शैली की शाखाएं उभर कर अपनी कुछ चारित्रिक विशेषताओं के साथ चंबा, कुल्लू, नरपुर, मनकोट, जसरोटा, मंडी, बिलासपुर, जम्मू और अन्य केंद्रों पर निरंतर प्रवाहित हो रही थी। कश्मीर में कांगड़ा शैली की स्थानीय शैली हिंदू पुस्तक सजावट के रूप में प्रकाशित हुई। फलतः सिखों ने कांगड़ा कलाकारों को रोजगार प्रदान किया। पहाड़ी शैली के संदर्भ में कोई उसके प्रत्येक केंद्र में चित्रण का कोई या एक या अनेक नियमों पर चारित्रिक विशेषता प्राप्त नहीं कर सकता। इसे मोटे तौर पर 3 शैलियों में विभाजित किया गया: बसोली, गुल्लू और कांगड़ा। विद्वान इस विषय में अलग अलग मत रखते हैं, तथापि सूचक केंद्र जहाँ से ये शैलियाँ अन्य स्थानों पर पहुँची, इसलिए जसरोटा में गुलेर शैली पहचानी गई है, जो गुलेर शैली के अंतर्गत जसरोटा केंद्र रूप में श्रेणीबद्ध हुए। संस्कृत में इन केंद्रों का उल्लेख हुआ जो 17वीं और 28वीं शताब्दी के पूर्वाधि बसोली शैली में चंबा के शासकों के छवि चित्र मिलते हैं। कुल्लू शैली नुकीली ठोड़ी, बड़ी बड़ी आंखें, दूसरे रंग का प्रचुर प्रयोग, टेराकोटा, लाल रंग की पृष्ठभूमि आदि विशेषताओं के साथ उत्पन्न हुई है। 7वीं शताब्दी के अंतिम चौथाई चरण में सांगरी रामायण एक बहुत ही प्रसिद्ध संग्रह है, कुल्लू घाटी में चित्रित हुआ है। चित्रों के संग्रह आपस में एक दूसरे से शैलीगत भिन्नता रखता है, इसलिए माना जाता है कि अलग अलग समूह के कलाकारों ने इन्हें बनाया होगा। यहाँ तक जब बसोली शैली स्वतः पल्लवित हो रही थी और कांगड़ा शैली के रूप में परिपक्व हो रही थी, नूरपुर के कलाकारों ने कांगड़ा की सुंदर आकृतियों के साथ बसोली की चमकीले रंगों का बरकरार रखा। बसोली मनकोट के वैवाहिक संबंधों की वजह से कुछ कलाकार बसोली से मनकोट स्थानांतरित हुए, अतः वैसी ही चित्रण शैली वहाँ भी विकसित हुई है। जबकि जसरोटा में संरक्षण बलवंत सिंह थे और शैली जो दरबारी कलाकार नैनसुख द्वारा बनाई गई अनेक छवि चित्रों के लिए प्रसिद्ध थी, जिसने आरंभिक सादगीपूर्ण बसोली शैली से नवीन परिष्कृत शैली तक का नेतृत्व किया है। नैनसुख की यह शैली गुलेर कांगड़ा शैली के नाम से भी जानी जाती है। मंडी के शासक विष्णु और शिव के अन्य भक्त, इसलिए कृष्ण लीला विषय के अतिरिक्त शिव वैश्य भी चित्रित हुए। मौलाराम नाम का एक कलाकार था जो गढ़वाल शैली से संबंध था। उसके हस्ताक्षर किए हुए कई चित्र प्राप्त हैं और यह शैली संसार चंद्र के द्वारा कांगड़ा शैली से प्रभावित थे। प्रतिशरत कृष्ण संशयशील राधा। कलाकार पंडित शिव के 2 पुत्र थे, मानक या मनोक या नैनसुख। पहाड़ी शैली की बसोली शैली के स्तर में कांगड़ा की कुशलता तक पहुंचाने में इन दोनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनके पुत्र कांगड़ा के स्वर्णिम युग का प्रतिनिधित्व करते हैं। चित्र गुलेर कांगड़ा दौर के अंतर्गत आता है, जबकि बदलाव के लिए प्रयोगों की शुरुआत पहले से ही हो गई थी। गीत गोविंद मनु का उत्कृष्ट चित्र संग्रह, जैसा कि पहले उल्लेख हुआ है कि जयदेव द्वारा रचित या संयोजित गीत गोविंद का आरंभ यमुना नदी के किनारे राधा कृष्ण की प्रेम लीला के वर्णन से होता है। कवि द्वारा वसंत ऋतु का रमणीय विवरण और कृष्ण का अनेक गोपियों के साथ रास लीला का सुंदर वर्णन किया गया है। कृष्ण द्वारा अनदेखी किए जाने पर दिल से दुखी राधा अपनी सखी के साथ कुंज में उदास बैठी है, जो सखी वर्णन करके बता रही है कि कृष्ण कैसे सुंदर गोपियों से गिरे हैं। कुछ समय बाद कृष्ण गलानी महसूस करते और राधा को ढूंढते हैं, परंतु उन्हें नहीं मिलते। उनके लिए विलाप करती है। तब संदेशवाहक गोपी राधा के पास जाती है और उनके लिए कृष्ण की उत्कंठा व्यक्त करती है। अंतर राधा उनसे मिलने के लिए तैयार हो जाती है और यही आध्यात्मिक एकात्मा का प्रभाव। दार्शनिक स्तर पर एक नाटक है जिसमें पात्र देवी है, जहाँ राधा एक भक्ति या आत्मा और कृष्ण परमात्मा जिसमें डूब जाती है। प्रेम लीला मानवीय है। इस चित्र में राधा शर्माती दिखाई दे रही हो, जो झाड़ियों में जाने से संकोच कर रही है, जबकि कृष्ण बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कलाकार की कल्पना सर्वोत्तम चित्र के पीछे वर्णित किया गया, जिसका अनुवाद इस प्रकार है: राधा सखिया तुम्हारे प्रेम युद्ध में तुम्हारी आत्मा की अभिप्राय को समझ गई है। जब अब तुम संकोच छोड़ दो, अपनी कटी सुतों को खुशी से खन खाने दो और अपने प्रेमी से मिलने के लिए आगे बढ़ो। राधा, अपने प्रिय दासी के साथ आगे बढ़ो, अंगुलियों से अपनी सखी का हाथ थाम लो, अपने प्रेमी से पढ़ने के लिए अपनी चूड़ियों को खनखने दो और अपना मार्ग तय करो। जयदेव के सुंदर गीत कृष्ण के श्रद्धालुओं के होठों पर सदैव रहे होंगे। अंततः राधा अपनी सखियों को आकर स्वीकार कर लेते, जयदेव इसे इस तरह से वर्णित करते हैं: तब वह वो देर नहीं करती, सीधे प्रवेश करती है और उनके पग थोड़े धीमे पड़ रहे हैं, किंतु उनका चेहरा अकथनीय प्रेम को दर्शा रहा है। उनकी चूड़ियों का संगीत प्रवेश हुआ, लज्जा तो उनकी झुकी हुई नजरों पर थी, अब ओझल हो गई है। बलवंत सिंह नैनसुख के साथ एक चित्र देखते हुए: मैं फिर था, कोई काम का नहीं है,
एक बार पढ़ लो बस, और कुछ ही नहीं है। चित्र में जसरोटा के राजकुमार बलवंत सिंह को बड़े जतन से चित्र को देखते हुए दर्शाया गया है, जिसने उन्होंने अपने हाथों में पकड़ा है। एक व्यक्ति सिर झुकाए हुए चेष्टापूर्वक खड़ा हुआ, अन्य कोई नहीं है, कलाकार नीनसुख है। ये चित्र शायद ऐसा बिरला चित्र है जिसमें नीनसुख ने अपने आप को संरक्षक के साथ चित्रित किया है। बलवंत सिंह अपने महल में बैठे हुए हैं, हरे भरे वृक्षों से परिपूर्ण दृश्य की अनदेखी कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि संध्या का समय हो। नैनसुख का व्यवस्थित संयोजन अपने आप में वैराग्य, शांति, स्थिरता को प्रदर्शित करता है, जो बलवंत सिंह के स्वभाव को चित्र में दर्शाते हैं। वे हुक्का भी पी रहे हैं, जो सामान्यतः कार्य की व्यवस्था के बीच कुछ पलों के विश्राम के लिए करते हैं। संगीतों को बड़ी निपुणता से चित्र में किनारे को चित्रित किया गया है, जो उनकी उपस्थिति को दर्शाता है। चित्र में उनकी स्थिति ऐसी प्रतीत होती है कि संगीत की प्रस्तुति ध्यानाकर्षण के लिए नहीं, बल्कि नेपथ्य में हल्की धुन के लिए, जिसमें माहौल शांत हो रहा है। साथ ही साथ बलवंत सिंह कृष्ण को दर्शाते चित्र की बारीकियों में तल्लीन है। नंद, यशोदा और कृष्ण, ये चित्र भी भागवत पुराण के दृश्य को दृष्टांत करता है, जिसमें नंद अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ वृंदावन की ओर यात्रा करते हुए अंकित किए गए। उन्होंने देखा कि गोकुल राक्षसों से पीड़ित है, जो कृष्ण को अत्यंत परेशान करने में जुटे हुए हैं, इसलिए उन्होंने सुरक्षित स्थान पर जाने का निर्णय किया। चित्र में नंद बैलगाड़ी पर बैठे हैं, सम्मुख नेतृत्व कर रहे हैं। उनके पीछे आ रही बैलगाड़ी में दोनों भाई कृष्ण और बलराम अपनी माता यशोदा और रोहिणी के साथ बैठे हैं। स्त्री पुरुष अपने साथ गृहस्थी, सम्मान और बच्चों को लेकर साथ में चल रहे हैं। उनके भावों गतिविधियों का अंकन बहुत बारीकी से किया गया। आपस में बातचीत करते हुए उनके सिरों को एक और झुकना, सिर पर रखी भारी सी झुकी हुई आंखों से थकान के भाव को प्रदर्शित करना और सिर पर रखे बर्तन को खींचे हुए हाथों से कसकर पकड़ना आदि अद्भुत निरीक्षण उत्कृष्ट कौशल के उदाहरण है। जैसे कि इस अध्याय के आरंभ में उल्लेख किया गया कि कांगड़ा कला का चित्रकार ने प्राकृतिक दृश्य को बहुत बारीकी से निरीक्षण किया है और स्वाभाविक तरीके से प्रदर्शित किया है। बारीकियों को अर्थपूर्ण तरीके से अभिव्यक्त किया गया है। छाया चित्र सी समानता जो चित्र को यथार्थ प्रदान करती है, वह भी हम इस संयोजन में देख सकते हैं। तो एक छठा चैप्टर है बंगाल स्कूल और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। ये भी कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर बार बार बता रहा हूँ। कंपनी चित्रकला। अंग्रेजों के आने से पूर्व भारत में कला का निर्माण विभिन्न उद्देश्य से किया जाता था। कभी इसे मंदिर की दीवारों को प्रतिमाओं के रूप में देखा गया था, कभी झोपड़े की दीवारों के अलंकरण के रूप में, कभी हम लघु चित्रों के रूप में पांडुलिपियों में इसे देख सकते हैं। 18वीं शताब्दी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, तो उसने भारत में उपनिवेशवाद की स्थापना, जो अंग्रेजों में भारतीय कला देखकर उससे आकर्षित हुए। विशेषकर यहाँ के विभिन्न लोगों के रहन सहन, जीव जंतु, वनस्पति से प्रभावित होकर उन्होंने कई स्थानीय कलाकारों को कमीशन पर रखकर कथात्मक चित्र करवाए। वे स्थानीय कलाकार मुर्शिदाबाद, लखनऊ, दिल्ली के थे, जिन्होंने भारी संख्या में कागज पर चित्र बनाए। अपने नए संरक्षक को खुश करने के लिए इन कलाकारों ने अपने आसपास के जीवन की शैली को पारंपरिक तरीके से चित्रित करना शुरू किया। इसका आशय यह था कि उन्होंने यथार्थवादी चित्रण करना शुरू कर दिया, जो यूरोपीय शैली का एक गुण था। यह मिश्रित कला भारतीय यूरोपीय कला का सम्मिश्रण है, जिसे कंपनी शैली के नाम से जाना जाता है। इस शैली के चित्रों को भारत में रह रहे अंग्रेजों के साथ साथ ब्रिटेन में भी बहुत ऐसे मांग थी। राजा रवि वर्मा। 19वीं शताब्दी के मध्य में भारत में छाया चित्रण के आने के साथ ही चित्रकला की गुणवत्ता में गिरावट आई, क्योंकि कैमरा द्वारा अधिक वास्तविक दस्तावेज तैयार किए जाने लगे। हालांकि ब्रिटिश कलाकारों द्वारा स्थापित किए गए कला विद्यालय में तेलीय रंग प्रयोग किए गए, जो अकादमिक शैली के चित्रों में प्रयोग में लाए जाते थे। इनमें भारतीय विषय चित्रित करने के लिए यूरोपीय तेलीय रंगों का प्रयोग किया जाता था। इस प्रकार की चित्रकला के सबसे सफल उदाहरण कला के स्कूलों के बाहर पाए गए। इस प्रकार की शैली केरल में त्रावणकोर राज्य के राजा रवि वर्मा द्वारा निर्मित चित्र में दिखाई देती है। भारतीय राजप्रासादों में लोकप्रिय यूरोपीय शैली के चित्रों की नकल चित्रित करने का प्रचलन था, जहाँ उन्हें यथार्थवादी शैली में महारत हासिल की और रामायण महाभारत जैसे महाकाव्य के दृश्य को चित्रित किया है। समय के साथ वह इतने लोकप्रिय हो गए कि उनके चित्रों को ओलियोग्राफी बाजार में बेची जाने लगी तथा जनसाधारण को घरों में कैलेंडर के रूप में बन के बनाए धार्मिक चित्र सजाए जाने लगे। 19वीं शताब्दी के अंत तक भारत में राष्ट्रवादी होते के साथ राजा रवि वर्मा द्वारा निर्मित इस शैक्षणिक कला का शैली को विदेशी माना जाने लगा। इसके साथ ही भारतीय मिथक तथा इतिहास को दिखाने के लिए इस शैली को पश्चिमी शैली माना जाने लगा। इस तरह की राष्ट्रवादी सोच के बीच 20वीं सदी के पहले दशक में बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना हुई। बंगाल स्कूल। आधुनिक राष्ट्रवादी स्कूल का प्रारंभ सर्वप्रथम बंगाल से हुआ, जो केवल इस क्षेत्र तक सीमित नहीं था। एक कला का आंदोलन था और एक चित्रकला शैली थी, जो ब्रिटिश सत्ता के केंद्र में कलकत्ता में आरंभ हुई थी, लेकिन कुछ ही समय में यह देश के विभिन्न हिस्सों में फैली गई। यहाँ तक कि शांति निकेतन भी इसमें शामिल था, जो भारत का पहला कला विद्यालय स्थापित किया गया था। ये चीज़ याद रखना। यह राष्ट्रवादी आंदोलन स्वदेश से जुड़ा हुआ था, जिसकी अगुवाई ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। उन्हें ब्रिटिश प्रशासन कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में के प्रधानाचार्य ए.बी. हेवेल से पूरी सहायता मिली। हेवेल और टैगोर दोनों ही कंपनी की शैली के आलोचक थे। वे दोनों दृढ़ता से एक नई शैली के चित्र बनाने में विश्वास रखते थे, जो न केवल विषय में बल्कि चित्रकला शैली में भी भारतीय। उनके लिए मुगल चित्र और पहाड़ी लघु चित्र प्रेरणा के महत्वपूर्ण स्रोत थे, जो विषय और शैली दोनों से भारतीय थे। रविन्द्रनाथ टैगोर और ए.बी. हेवेल वर्ष 1896 में भारतीय इतिहास में दृश्य कला के लिए महत्वपूर्ण था। ए.बी. हेवेल और रविन्द्रनाथ टैगोर ने दोनों ने अनुभव किया कि कला में भारतीय शैली की विशेषता के विश्लेषण की आवश्यकता है। इस उद्देश्य से उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट की स्थापना की, जो वर्तमान समय में गवर्नमेंट ऑफ कॉलेज आर्ट एंड क्राफ्ट वर्तमान कोलकाता नाम से प्रसिद्ध है। इस तरह के कला विद्यालय लाहौर,
बम्बई एवं मद्रास में स्थापित की गई थी। अब रुको एक क्वेश्चन बताता हूँ, और वो आया भी है ऐसे तो अलग। देखो, प्रथम गांधर महाविद्यालय जो कि संगीत प्रशिक्षण विद्यालय था विष्णु दिगंबर पुरस्कार द्वारा 1901 में कहाँ स्थापित किया गया था, तो इसका आंसर लाहौर था। अब ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से ही पूछा गया, पर वो एक अलग एनसीईआरटी है, वो मैं बताऊंगा, मैंने बताया भी था उसका। जिनका उद्देश्य, तो इस टाइप क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो थोड़ा माइंड में रखना इन चीज़ों को। जिनका उद्देश्य क्राफ्ट धातु शिल्पों तथा फर्नीचर जैसे शिल्पों पर ज़्यादा था, जबकि कलकत्ता के विद्यालय का रुझान ललित कला में था। ईबी हवेल और रविंद्रनाथ टैगोर ने कला में भारतीय परंपरा की तकनीकी और विषय को शामिल करने और प्रोत्साहित करने के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार किया। टैगोर की पश्चिमी चित्र जनित फंड एंड पहाड़ी और मुगल चित्र शैली का प्रभाव था, जो एक नवीन भारतीय शैली का जन्म देती है। जैसा कि कलाकार इतिहास पार्थ मित्तल लिखते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर के छात्रों की पहली पीढ़ी भारतीय कला की गुम हुई शैली और विषय का पुनः प्राप्त करने में लगी हुई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक एक महत्वपूर्ण पत्रिका के मुख्य कलाकार और रचनाकार थे, जिसे आधुनिक भारतीय कलाकारों को अपने भव्य इतिहास से सीखने का अवसर मिला। इस प्रकार वे कला में स्वदेशी के प्रथम समर्थक थे, जिन्होंने बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के निर्माण में अपना योगदान दिया। बंगाल स्कूल द्वारा आधुनिक चित्रकला के विकास के लिए पृष्ठभूमि तैयार की गई। टैगोर द्वारा प्रारंभ की गई नई दिशा के फलस्वरूप सत्येंद्र नाथ मजूमदार, रासलीला, मोहम्मद अब्दुल रहमान चगताई, राधिका जैसे युवा कलाकार सामने आए। शांति निकेतन प्रारंभिक आधुनिकतावाद। शांति निकेतन की स्थापना के बाद कवि और दार्शनिक रविन्द्रनाथ टैगोर ने कला भवन के लिए नेतृत्व के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर के शिष्य नंदलाल बोस को आमंत्रित किया। कला भवन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय के साथ, जो कि पहला राष्ट्रीय कला विद्यालय था। ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कला भवन में नंदलाल बोस के चित्र में भारतीय शैली के साथ साथ बौद्धिकता और कलात्मकता का भी समावेश हुआ। शांति निकेतन के आसपास के लोग कला की भाषा पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया। नंदलाल बोस ने नई धारणाओं या विचारों की शिक्षा में कला का महत्व समझते हुए वुडकर की तकनीकी से चित्र बनाकर पुस्तकें बनाई। इसी कारण महात्मा गांधी ने 1927 में हरिपुरा में कांग्रेस अधिवेशन प्रदर्शन के लिए लगाए जाने वाले पैनलों को चित्रित करने के लिए आमंत्रित किया। ये चित्र हरिपुरा पोस्टर के नाम से प्रदर्शित हुआ, ये वाला, जिसमें ग्रामीण लोगों की गतिविधियों को चित्रित किया गया, जैसे एक संगीत का ढोल बजाता हुआ, एक किसान खेत को हल जोतता हुआ, एक महिला दूध मथते हुई इत्यादि। इन चित्रों को उन्होंने विविध रंगों में चित्रित किया और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को दिखाया। इन पोस्टर में महात्मा गांधी के विचारों को कला के माध्यम से भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों को शामिल कर समाजवादी दृष्टि से प्रदर्शित किया गया है। तो याद रखना, एक पूछा जा सकता है। नंदलाल बोस ने कला भवन में जिस प्रकार से कला की शिक्षा से भारतीय युवा कलाकार राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से प्रभावित हुए हैं। कई कलाकारों के प्रशिक्षण केंद्र बन गए और जिन्होंने देश के अन्य भागों में केंद्र बनाए, जिसका प्रमुख उदाहरण दक्षिण भारत के वेंकटप्पया। नंदलाल बोस चाहते थे कि कला सिर्फ उच्च वर्ग के सीमित न रहे, बल्कि सामने जनता तक पहुंचे। जेमिनी रॉय आधुनिक भारतीय कला के विशेष उदाहरण है, जो उन्होंने आधुनिक कला के विद्यालय में दिया जाने वाला अकादमिक प्रशिक्षण प्राप्त करके उसे अस्वीकार कर गाँवों के सपाट और रंगीन शैली का अपनाए। उन्होंने अपने चित्रों का विषय ग्रामीण समाज की महिलाओं और बच्चों को बनाया। वह चाहते थे कि वो चित्र सरल हो, आसान हो, ताकि वे व्यापक रूप से सामान्य जनजीवन तक पहुंच सके। हालांकि ब्रिटिश काल में भारतीय और यूरोपीय दोनों कलाओं का अपना शैली का संघर्ष जारी रहा। उदाहरण के लिए लुटियन की दिल्ली की इमारत का बम्बई स्कूल ऑफ आर्ट के कलाकार द्वारा अलंकरण करवाया गया था, जो यथार्थवादी प्रधानाचार्य ग्लैडस्टोन सोलोमन की शैली का अनुसरण करते थे। वहीं दूसरी तरफ बंगाल के स्कूल के कलाकारों को ब्रिटिश के नेक्स्ट में लंदन स्थित भारतीय भवन के अलंकरण की अनुमति दी गई। अखिल एशियावाद और आधुनिकतावाद। कंपनी शैली ने यूरोपीय अकादमिक शैली और भारतीय शैली को पसंद करने वालों को विभाजित कर दिया, परंतु 1905 में बंगाल विभाजन के बाद आंदोलन अपने चरम पर तथा कलाकार के विचार में देखने लगी थी। कला इतिहासकार आनंद कुमार स्वामी ने स्वदेशी कला के बारे में लिखा, और जहाँ वे जापानी कलाकार काकुरो काकुयो कारो जो कलकत्ता में रविन्द्रनाथ टैगोर से मिलने आए थे, उनके विचारों के साथ थे। वे अखिल एशियाई विचार से भारत आए थे, जिससे वे सभी एशियाई देशों के साथ, जिनमें भारत भी शामिल हो, पाश्चात्य साम्राज्यवाद का विरोध कर सके। उनके साथ ही 2 जापानी कलाकार भी आए थे, जो शांति निकेतन जाकर भारतीय छात्रों को वहाँ पेंटिंग सिखा रहे थे, जो पाश्चात्य तेल रंग के चित्रण का विकल्प था। यहाँ एक और अकेले एशियावाद की लोकप्रियता बढ़ रही थी। वहीं आधुनिक यूरोपीय कला भी भारत आई। अतः वर्ष 1922 के महत्वपूर्ण माना जाता है, जब पॉल कली कैंडेंसे के जैसे कलाकार, जो जर्मनी के बाउस का हिस्सा थे, उनकी प्रदर्शनी कलकत्ता में की गई। इन यूरोपीय कलाकारों ने यथार्थवादी अकादमिक शैली का परित्याग कर दिया, जो जिससे स्वदेशी कला का प्रेरित हुए। उन्हें अमूर्त कला का सर्जन किया, जिसमें ज्यामितीय आकारों का प्रयोग किया गया, जैसे वर्ग रेखा वृत्त, जिसके सर्वप्रथम सामान्य जनों कलाकारों से संपर्क आधुनिक कला से हुआ। यह प्रभाव रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई गंगेंद्र नाथ टैगोर के क्षेत्र में देखा जा सकता है, जिसमें उन्होंने ज्यामितीय आकारों को लेकर आधुनिक कला को दिखाया था। इसमें पाश्चात्य कला शैली का उपयोग करते हुए कई चित्र बनाए। इनमें इमारतों के अंदरूनी हिस्से को ज्यामितीय शैली में दर्शाया गया है। इसके अलावा उनके कैरीकेचर कार्टून बनाने में गहरी रुचि थी। इसके अक्सर यूरोपीय जीवन शैली को नकल करने वाले अमीर वर्ग के बंगाली लोगों को मजाक उड़ाते थे।
आधुनिकतावाद की विभिन्न अवधारणाएं पश्चिमी और भारतीय, जैसे कि पहले उल्लेख किया गया कि पश्चिमी और भारतीय आधुनिक और पारंपरिक कलाओं के बीच के आगे बढ़ने की होड़ थी। बंगाली बुद्धिजीवी बिनोई सरकार ने अपने लेख द फ्यूचर ऑफ यंग इंडिया में पारंपरिक कला की तरफ ध्यान देकर यूरोपीय आधुनिक कला और कला पर लिखे लेखों पर ध्यान दिया, जो एशिया के नवयुग और भविष्यवाद था। उनके विचार में भारतीय बंगाल स्कूल समकालीन आधुनिकता का विरोधी था। इस तरह एक अंग्रेज हेबी हेवेल ने भारतीय कला को आधुनिक बनाने और लोक कला के वापसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रविन्द्रनाथ टैगोर को पूरा सहयोग दिया। अमृता शेरगिल के बारे में अध्याय में चर्चा करेंगे। अगले अध्याय में चर्चा करेंगे जो इन दोनों के विचार के सम्मिश्रण का सबसे अच्छा उदाहरण है। वे भारतीय शैली से दिखाए जाने वाले बहुप्रदेशन का उपयोग अपनी कला में शैली में करती है। भारत में उपनिवेशवाद कला और परंपरावाद के बीच होने वाले संघर्ष के बाद यहाँ आधुनिक कला का जन्म हुआ। कम्युनिस्ट शैली ने कला के नए संस्थान जैसे कला स्कूल प्रदर्शनी दीर्घ कला पत्रिका और कला समाज आदि की शुरुआत की। राष्ट्रवादी कलाकारों ने परिवर्तन को स्वीकार करते हुए कला में भी अधिक भारतीय गुणों को सम्मिलित कर भारतीय कला की एशियाई कला के रूप में पहचान दिलाई। ये भारतीय विरासत आधुनिक भारतीय कला के इतिहास पर गहरा प्रभाव छोड़ने वाली थी। कला अंतर्राष्ट्रीय कला में अपना स्थान बढ़ाती रहेगी, जिसमें पश्चिमी में भारतीय कला का समावेश होगा। टेलर ऑफ द सॉइल। ये चित्र 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा सम्मेलन के लिए नंदलाल बोस द्वारा बनाए गए चैन पैनलों में से एक है। इस पट्टिका पैनल में किसान को खेती जुताई करते हुए दिखाया गया है। गांव में आम आदमी दैनिक क्रियाकलाप को चित्रण किया गया है। बोस ने ग्रामीण जीवन के तत्व अनुभव को दर्शाने के लिए स्थानीय ग्रामवासियों कला में सियासी चित्रण किया गया है, जिसमें उन्होंने गहरे टेम्परा से प्रभावशाली तिरछी रेखाओं के लिए चौड़े ब्रश का प्रयोग किया है। इस तकनीकी और शैली का प्रयोग पटुआ लोक कला तथा कला प्रथा की याद दिलाता है। लोक के शैली के विशेष रूप से प्रयोजन ग्रामीण जीवन दर्शाने के लिए किया गया। साथ ही गांधी की ग्रामीण जीवन के राजनीतिक विचारों को प्रस्तुत करता है। पैनल की पृष्ठभूमि एक मेहराब का चित्रण है। बोस द्वारा निर्मित इन पट्टिकाओं पर अयोध्या के भित्ति चित्र और मूर्तियों के प्रभाव को अलंकरण की अभिव्यक्ति स्पष्ट रंग संयोजन प्रकृति के साथ सम्मेलन के रूप में देखा जा सकता है। बोस की देखरेख में कला भवन में 400 से अधिक पोस्टर तैयार किए गए जो गांधी के विचार से प्रभावित थे। ये पोस्टर आम लोगों के राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया में अहम पात्र के रूप में दर्शाते हैं। इस तरह देश के नैतिक चरित्र निर्माण के लिए बोस ने कला का उपयोग किया है। रासलीला एक जल रंग चित्र है जिसमें बोस तकनीक का प्रयोग किया गया है। चित्र सत्येंद्र नाथ मजूमदार द्वारा बनाया गया है। ये चित्र श्री कृष्ण के दिव्य जीवन को दर्शाता है। मजूमदार रविन्द्रनाथ टैगोर के शुरुआती छात्रों में से एक थे, जिन्होंने कुछ विषयांतर प्रयत्नों के साथ बोस तकनीक का विस्तार किया। ग्रामीण दुबली पतली आकृतियाँ साधारण भाव भंगिमाएं रमणीय संरचना कोमल जल रंग की उनकी शैलीगत विशेषता को व्यक्त करते हैं। उन्होंने पौराणिक और धार्मिक विषय को चित्रित किया है। भक्ति मार्ग के अनुयायी के रूप में धार्मिक अवधारणाओं को उनकी समझ से प्रेरित राधा का मन भंजनी सखी और राधा से लक्ष्मी और श्री चैतन्य का जन्म अभिव्यक्ति के उनकी असाधारण कला की कुछ उदाहरण है। इस चित्र में कृष्ण राधा और सखियों के साथ नाच रहे। पृष्ठभूमि पेड़ पर एक साधारण गांव का दृश्य है, जैसे कि भागवत पुराण गीत गोविंद में चिन्हित है। मानव आकृति और उनके कपड़ों के चित्रण के लिए साधारण प्रवाहित कोमल रेखाओं का उपयोग किया गया है। पात्रों के उदात्त मनोदशा खूबसूरती से दर्शाया गया। कृष्ण और गोपियों के एक ही अनुपात में बनाया गया। इस प्रकार मनुष्य को भगवान को एक ही स्तर पर दर्शाया गया है। राधिका मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई ने वाश और टेम्परा तकनीकी का प्रयोग करते हुए कागज पर चित्र बनाए। वह शाहजहाँ के मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद के वंशज थे, जिन्होंने दिल्ली में जामा मस्जिद और लाल किला तथा आगरा का ताजमहल डिजाइन किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर गंगेंद्र नाथ टैगोर नंदलाल बोस से प्रभावित थे। उन्होंने वाह तकनीक में प्रयोग किए और मुगल पांडुलिपि और पुराने फारसी चित्रों में सुलेखी रेखाओं का प्रयोग किया। यह चित्र एक नाजुक वातावरण को दर्शाता है। इस चित्र में राधिका को एक जलते दीपक से दूर जाते हुए दिखाया गया, जहाँ पृष्ठभूमि का वातावरण उदासीन है। यह चित्र हिंदू पौराणिक कथा पर आधारित है, जिन्होंने महान विभूति लोक कथाओं भारतीय इस्लामी संबंधी राजपूत मुगल आदि सभी विषयों पर चित्र बनाए। उन्होंने राधिका नामक इस चित्र में पृष्ठभूमि की रोशनी और छाया प्रकाश का जो सलीकरण किया है, उसका संयोजन इस चित्र को सुंदर बनाता है। वो चीनी और जापानी शैली से प्रभावित है और राधा के चित्र में इतना मनमोहक चित्रित किया गया जो जैसे संगीतात्मक की पंक्ति में हो। अन्य और भी ऐसे चित्र जो काव्यात्मक भावपूर्ण संगीतमय गुणों से युक्त है। उदाहरणतः दास, राधिका, उमर खयाम, सपन, हीरामन तोता, वृक्ष के नीचे महिला, संगीतकार महिला, एक कब्र के पीछे आदमी महिला, दीपक जलाती हुई आदि। सिटी इन द नाइट यह जल चित्र गंगेंद्र नाथ टैगोर द्वारा 1922 में चित्रित किया गया है। उनकी घनवाद शैली को देखते हुए निसंदेह कहा जा सकता है कि वे पहले ऐसे भारतीय कलाकार थे जिन्होंने भारतीय कला के परिदृश्य को ही बदल कर रख दिया। उन्होंने अपने चित्रों में आंतरिक भाव के तल को ज्यामितीय रूप से अंकित किया, जो विश्लेषणात्मक घनवाद शैली के नाम से जाना जाता है। इस मानव आकृति को या रूपरेखा सभी के ज्यामितीय घनवाद में बनाया गया है। उन्होंने अपनी काल्पनिक कला जगत के कई दृष्टिकोण से चित्रित किया है, जैसे द्वारका कृष्ण का काल्पनिक आवास या शरणपुरी शैव पर्वतीय चित्रांकन में हीरे के समान चमकदार प्रकाश प्रिज्म में रंगों का परस्पर समायोजन।
वे टेढ़ी-मेढ़ी आकृति में ज्ञानात्मक भाव उत्पन्न करने में सक्षम रहे हैं। उनके चित्रों की रहस्यमय कृत्रिम रोशनी रंगमंच की विशेषताओं से स्पष्ट है कि उन्होंने रवींद्रनाथ टैगोर के नाटक में रुचि लेने के साथ-साथ उसमें भागीदारी की भी की। चित्रकार गंगेंद्र नाथ टैगोर ने अपने चित्रों से रंगमंच की सारी वस्तुओं को सजावट, स्क्रीन का विभाजन, कृत्रिम प्रकाशन आदि के संदर्भ में लिखे हैं। अंतरिम गलियारे, खंभे, हॉल व आधे खुले दरवाजे, पर्दा रोशनी करने वाली खिड़कियाँ, सीढ़ियाँ और द्वार एक जादू भरी दुनिया का आभास कराते हैं। रॉम वैक्सिंग द प्राउड ऑफ द ओशन। ये चित्र राजा रवि वर्मा द्वारा पौराणिक विषय, पौराणिक कहानी पर केंद्रित है। भारत के पहले कलाकार जिन्होंने तेल रंग और लिथोग्राफी का तकनीक का प्रयोग करके पौराणिक विषय के चित्र बनाए हैं। इस चित्र की महाकाव्य सत्य पाठ के ऐतिहासिक क्षण पर आधारित जिसमें नाटकीय प्रभाव उत्पन्न किया गया। इस चित्र में कलाकार ने भावनात्मक चित्रण किया है। दृश्य वाल्मीकि रामायण से लिया गया, जहाँ राम अपनी सेना के साथ समुद्र को पार करना चाहते हैं। इसके लिए वह समुद्र देव वरुण से प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब समुद्र देव ने उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया तब क्रोधित होकर राम ने वरुण देव को मारने के लिए अपना धनुष और बाण उठा लिया, परंतु वरुण देव प्रकट हुए और राम को शांत किया। चित्र में चित्र कथानक अगले चित्र के लिए उदागर है। उद्गार श्रृंखला के प्रत्येक चित्र अगले चित्र की पृष्ठभूमि है, जिसमें न केवल राम और सीता अपितु संपूर्ण महाकाव्य प्रमुख विषय शामिल है। राजा रवि वर्मा के अन्य प्रमुख चित्र में अहिल्या की मुक्ति, राम को धनुष तोड़ना, सीता के विवाह से पहले राम, सीता और लक्ष्मण सरयू को पार करते हुए, सीताहरण, जटायु, अशोक वाटिका और सीता राम का तिलक आदि शामिल है। वुमेन विद चाइल्ड। यह चित्र जमिनी रॉय द्वारा 1940 में गौस तकनीक में बनाया गया लोक कला को भारतीय आधुनिक कला की एक अलग पहचान देने की जैमिनी रॉय को लोक कला के पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। 1920 के दशक में उन्होंने बंगाल के ग्रामीण इलाकों में घूमकर वहाँ के लोक कलाकारों से उनकी कला सीखी। उन्होंने अपने चित्र मदर एंड चाइल्ड में बहुत ही साधारण रंग, गतिपूर्ण रेखाओं का प्रयोग किया, जो उनके तल्लिका के अभ्यास के साथ साथ उनके साधारण भावनात्मक व्यक्तित्व को भी स्पष्ट करता है। उन्होंने चित्र में धुंधला, पीला और ईंट जैसे लाल रंग का प्रयोग पृष्ठभूमि में किया है, जो उनके गाँव बाकोरा मणिमोती का गेरू रंग था। दिव्यामी चित्र और उसे बड़े ही सरल ढंग से कपड़े पर बनाना उनके स्वयं की खोज थी। रॉय ने मात्र लयात्मकता, अलंकरण की स्पष्टता और चित्र की संगीतमयता को दिखाया, पर चित्र बनाने की कला में पारंगत होने के लिए उन्होंने पहले कई एक रंगी चित्र बनाए और तब जाकर उन्होंने टेम्परा पद्धति में प्रारंभिक 7 रंगों का प्रयोग किया। उन्होंने सभी रंगों जैविक सामग्री से बनाए, जैसे पत्थर के चूर्ण से स्लेटी रंग, हल्दी से पीला, पारस पाउडर से सफ़ेद रंग, जलोढ़ मिट्टी से धुंधला पीला, नीला और दूधिया आदि। ये सभी उन्हें आसानी से अपने आसपास गांव में मिले गए, जिन्हें पता कि धूल, मिट्टी, नील अथवा खड़िए से बनाए। रॉय ने अपने कैनवास घर पर ही बनाए थे। चित्र बनाने के लिए सबसे पहले काले या गाढ़े रंगों का प्रयोग कर रेखा चित्र बनाए। जबकि रॉय ने ग्रामीण विचारधारा के माध्यम से अपने स्वाद का विरोध किया और स्थानीय कला का गुण बनाया। जर्नी सेंट। जल रंग से बने चित्र का चित्रण रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा 1913 में किया गया था। भारत में राष्ट्रपति आधुनिक कला के पिता के रूप में रवींद्रनाथ टैगोर को देखा जाता है। उन्होंने भारतीय और प्राच्य परंपरा के कुछ पहलुओं को पुनर्जीवित किया, विशेष रूप से विशेष शैली और तकनीकी के रूप में वॉश के चित्रण का आविष्कार किया। वॉश चित्रण तकनीक एक कोमल, धुंधली और प्रभाववादी परिदृश्य उत्पन्न करती है। धुलाई के कारण चित्रों में धुंधला और वायुमंडलीय प्रभाव उत्पन्न होता है, जिसके प्रयोग जीवन के अंत को सांकेतिक रूप में दर्शाने में किया जाता है। इस चित्र में थक कर बैठते हुए ऊँट को सूर्यास्त से लाल रंग की पृष्ठभूमि पर यात्रा के अंत को संध्या से सांकेतिक रूप से दर्शाया गया। रवींद्रनाथ ने एक तरह अनुभव और कथन को प्रतीकात्मक सौंदर्य से प्रकट करने की कोशिश की है, और दूसरी ओर सुंदरता और साहित्य को गठजोड़ करने की चेष्टा की। ऊँट की शारीरिक बनावट को सटीक रेखाओं और कोमल रंगों के द्वारा उभारा गया। उसकी सवेरी शासन चित्र के अर्थ को स्पष्ट करती है। अविनाश द्वारा अन्य चित्र द फॉरेस्ट कमिंग ऑफ द नाइट, माउंटेन ट्रेवलर, क्वीन ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ अरेबियन नाइट्स पर आधारित 45 तक एक श्रृंखला की है। अब अपने 2 चैप्टर बचे हैं और लगभग इसमें आधा घंटे ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर शब्दकोश भी बचे तो अपनी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। फिर मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, देखो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये NCERT। 11th इम्पॉर्टेंट है, उसमें कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ऐसे आप हर NCERT के बारे में जानना चाहते हो तो PYQ प्रोग्राम आप ज्वाइन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।